नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जागी। राकेश सर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपनी राजस्थान हिस्ट्री की बात चल रही थी और जहां तक अपने पिछली वाली क्लास में बात हो गई थी, तो हमने छोटे मोटे जो राजा का निर्माण हुआ था, सपाट जितने राजकुमार हुए थे, उनको पढ़ लिया था। आज बात जो करेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, यहाँ से अब जो भी पढ़ेंगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको याद रखना है और किस तरह से। अपने पिछले वाले वीडियो में भी, पिछले वाली क्लास में भी हमने आसानी से उनको याद रखने की ट्रिक बताई थी कि आपको जितना हो सके आसान से याद हो सके। अब देखो, आज जो बात करेंगे उसके बाद अपनी बात, पिछले वाली बात हो चुकी थी पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज फर्स्ट तक। आपको याद होगा दोस्तों, चौहान वंश में जितने भी शासक रहेंगे सबके पीछे क्या लगेगा? राज लगेगा। जैसे पृथ्वीराज था, चंदन राज था, विग्रह राज था, अजय राज होगा, पृथ्वीराज तृतीय होगा, विग्रह राज चतुर्थ होगा, सबके पीछे क्या लगा हुआ है? राज लगा हुआ है। ऐसे ही चौहान राठौड़ में पढ़ा था अपन ने, तो वहां पर जो उनके लगता था महाराणा महाराजा, जो भी मैंने आपको बताया था वो सिर्फ चीजें अपन ने बता दी थी। तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना इन चीजों में। आज अपन बात करेंगे, उसके बाद आएगा अपने शासक नेक्स्ट अजय राज चौहान। कौन सा आएगा दोस्तों? अजय राज चौहान। शासनकाल आया 1113 से 1133। अब दोस्तों होता क्या है, आपको पहला कंफ्यूज तो यही होगा कि जो शासनकाल है अजय राज चौहान का शासनकाल दिया हुआ है 1113 से 1133। आपको कहीं बुक में और कहीं गाइडों में मिला होगा 1105 से, कहीं पे दिया होगा, आपको देखा होगा आपने ऐसा 1105 और 1130 ईस्वी को। तो इसका रीजन भी मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ऐसा क्यों लिखा आता है। देखो दोस्तों, 1133 है। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर 1130 का ईस्वी का समय था और अजय राज अपने पुत्र को जो अर्णोराज चौहान, जिसका पुत्र रहता है अजय राज चौहान का, उसको गद्दी पर बिठा देता है वो 1130 में। और ये 3 साल के लिए योग क्रियाओं में जो चला गया था, थोड़ा विश्राम करना चाहता था और ये पुष्कर में बसने लगा था, वहां पर चला गया था राजपाट छोड़ के। और कार्यभार किसको संभाल गया था? अजय राज चौहान के पुत्र, जो कि अर्णोराज को सौंप गया था। ठीक है। और 1105 जब इसका इन्होंने क्या था, अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना करी थी, अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। वो शासन काल था 1113। लेकिन 1105 में ऐसा बताते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक है वो 1105 में हो गया था, इसीलिए ये कंफ्यूज है। लेकिन ऐसी कंफ्यूज वाली चीजें जहां पर आ जाती हैं वहां पर क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता। अगर बन भी जाता है तो ये यहाँ पर रेट लगने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और एक क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, ये आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। 1113 से 1133 ईस्वी तक इसका समय काल रहता है अजय राज चौहान का। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अजय राज चौहान की। बिल्कुल आसान से पढ़ेंगे, आपके नोट्स भी बन सकेंगे, उस तरह से पढ़ेंगे। अजय राज चौहान, ये रहा अजय राज चौहान। अब इनकी बात करते हैं। इन्होंने इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक इनकी बात कर लेते। राज्याभिषेक तो हुआ था सांबर में, जिसी के बाद में राज सपादलक्ष भी रखा। ये सब बता दिया था मैंने आपको। इसी को ही शाकंभरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाकंभरी माता का निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये राज्याभिषेक बात हुई। और अजय राज चौहान की बात करें तो इनको संस्थापक बोला जाता है कहाँ के? अजमेर चौहान वंश का। अजमेर चौहान वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? अजय राज। बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, जैसे याद हो जाएगा अजमेर, अजय राज। अपने नाम पे ही इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना करी थी। और अजमेर चौहान वंश में अब जो चौहान आएंगे वो अजमेर के चौहान आएंगे। अभी जो अपन पढ़ रहे थे सपादलक शाकंभरी, लेकिन मैंने आपको वहां पर रीजन भी बताया था कि सपादलक सांबर के ही चौहान अजमेर के चौहान कहलाए, यानी कि इन्हीं की वंशज से सपादलक। क्योंकि पृथ्वीराज कहाँ का शासक था? पृथ्वीराज फर्स्ट सांबर का शासक था, जो सामंत हुआ था, अलग गुर्जर प्रतिहारों से अलग होते और अपनी स्वतंत्र राजधानी बनाई थी इन्होंने। और वहां से स्वतंत्र प्रभार संभाला था पृथ्वीराज फर्स्ट ने। और उन्हीं के पुत्र थे कौन? अजय राज। और उन्होंने स्थापना करी थी अजमेर की। अब इन्होंने क्या करा 1113 में? कब की बात है दोस्तों?
1113 की। स्थापना की किसकी स्थापना की दोस्तों? अजमेर नगर की। अजमेर नगर की। इसी को अजमेरू भी बोलते हैं, अजमेरू नगर की। और प्राचीन नाम अगर बात करें अपन प्राचीन नाम क्या था अजमेर का? तो वो था पृथ्वीपुर। और अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाया। क्या हुआ दोस्तों? अजयराज चौहान जो रहते हैं वो आते हैं, राज्याभिषेक होता है इनका सांबर में सपाटलक्ष् में। अब इनको एक नगर की स्थापना करनी थी, यानी नगर की जरूरत पड़ रही थी और रहने के लिए किले की दुर्ग की जरूरत पड़ रही थी। तो ये चले आते हैं अजमेर नगर में, जो इनका प्राचीन नाम क्या था? पृथ्वीपुर आता है। और वहां पर जो अरावली पर्वतमाला है वो कहाँ से मध्य भाग है, जिसको आपको पता होगा अजमेर को क्या बोला जाता है? राजस्थान का हृदय भी बोला जाता है, हृदयघात भी बोला जाता है अजमेर को। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसी से निकला हुआ भाग है, उसी का ही भाग है जो कि बिल्कुल नीचे स्तर पर बना हुआ है, वो अजमेर नगर स्थापना करी थी। बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है अजमेर नगर, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग होता है। जो अजमेर नगर की स्थापना करी थी किसने? अजयराज चौहान ने करी थी। कब करी थी दोस्तों? सन याद रखना आप, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करी थी। अजमेरू नगर भी बोलते हैं, संस्कृत शब्द है इसीलिए अजमेरू नगर भी बोलते हैं। प्राचीन नाम पृथ्वीपुर है और राजधानी बनाया जैसे ही शासक बना वो 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करी। और अजमेर नगर की स्थापना होने के बाद ही अपनी राजधानी क्या बना दी? अजमेर नगर बना दी। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा देते हैं दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। अब बात चलते हैं दोस्तों अजयराज चौहान की अगली नेक्स्ट बात करते हैं। कब की बात करते हैं? जो अपन ने पहले बात करी 1113 की। कब की बात करते हैं? 1113 की ही। 1113 में इन्होंने बसाया या निर्माण करवाया, ज्यादा वर्ड निर्माण करवाया लगेगा, इसको हटा देते हैं। निर्माण करवाया दोस्तों कब? 1113 ईस्वी में। क्या करवाया निर्माण? किसका करवाया? तो ये करवाया अजमेर दुर्ग का, यानी कि अजमेरू दुर्ग या अजमेर का किला। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? अजमेर के किले का निर्माण करवाया 1113 ईस्वी में। किसने करवाया दोस्तों? अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? अजयराज चौहान की। याद रखना 1113 ईस्वी में, सन को भूलना नहीं है। 1113 ईस्वी में निर्माण करवाया, क्योंकि निर्माण करवाने देखो एक राजा, स्वतंत्र जो राजा रहता है ना, उसके किले का निर्माण करवाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो स्वतंत्र राजा हो चुका है। अब उसके किले का निर्माण होगा तभी वहां की स्थापना ज्यादा महत्वपूर्ण रखेगी। एक राजा का योगदान यही रहता है। तो निर्माण करवाता है दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना करने के जस्ट बाद अजमेरू दुर्ग का निर्माण करता है, अजमेर के किला का निर्माण करते हैं। इसके उपनाम भी है दोस्तों, जिसे अरावली का अरमान भी बोला जाता है। अरावली का अरमान। इसके बाद अपन बात करें गढ़बीडली दुर्ग। क्यों बोला जाता है गढ़बीडली दुर्ग? क्योंकि ये गढ़बीडली पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसे गढ़बीडली दुर्ग भी बोला जाता है। इसके बाद बोले राजस्थान का जिब्राल्टर बोला जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर। और इसी का नया नाम है तारागढ़। क्या है दोस्तों? देखो इधर निर्माण करवाया इसने अजमेर दुर्ग का, अजमेर का किला बोल सकते हैं। उपनाम है, किसके उपनाम बता रहा हूं मैं दोस्तों? अजमेर दुर्ग के उपनाम बता रहा हूं। इसी को अरावली का अरमान भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरावली का अरमान।
अजमेरू दुर्ग को। गढ़बिरली दुर्ग भी बोला जाता है क्योंकि इसने ये गढ़बिरली पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? गढ़बिरली पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का जिब्राल्टर बोला जाता है किसको? अजमेरू दुर्ग को। और तारागढ़ भी बोला जाता है। इसके पीछे भी कहानी है कि इसको तारागढ़ क्यों बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने नोट लिखा है और वो लिखा है मैंने बताऊंगा, आप लिखूंगा नहीं। देखो दोस्तों, तारागढ़ जो मेन तारागढ़ दुर्ग है ना, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि तारागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, अगर ऑप्शन में अगर बूंदी है और अजमेर है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बूंदी होगा, क्योंकि जो मेन नाम जो है तारागढ़ वो बूंदी से है। तारागढ़ यहाँ पर एक स्मृति का नाम है, स्मृति में बना था, एक तारा रानी का नाम है तारा, उसी की स्मृति पर इसका नाम रखा गया था तारागढ़, जिसकी कहानी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप अगर ऑप्शन में आ जाता है अगर बूंदी, तो आंसर आप क्या लगाओगे? बूंदी लगाओगे। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखो अब मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे ये दुर्ग बताया, अपन दुर्ग बना सकते हैं, ये पहाड़ी है और ये दुर्ग बता दिया इस पहाड़ी पर, इस पहाड़ी पर ये दुर्ग बता दिया। ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, और ये मैंने दुर्ग बता दिया। ये क्या दुर्ग बता दिया दोस्तों? अजमेर का किला। मैं लिख देता हूं यहां पर अजमेर दुर्ग, ये अजमेर दुर्ग है अपना, अजमेर। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? ये गिरि दुर्ग है, पहाड़ी पर स्थित है, तो इसको क्या बोलेंगे? गिरि दुर्ग। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? आपको पता होगा ना, जितने भी अपने राजस्थान के दुर्ग है उनको श्रेणी में विभाजित किया है। जब अपन कल्चर पढ़ेंगे, जब राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल से बताएंगे। अभी जो अपन ने इसमें भाग आएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं। गिरि दुर्ग है किसका? अजमेर दुर्ग को। गिरि दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए गिरि दुर्ग बोला जाता है। अब देखो ये कौन सी पहाड़ी है? गढ़बिरली पहाड़ी पर स्थित है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में है, अजमेर दुर्ग है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इस अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया किसने? अजयराज चौहान। लेकिन जी इस प्रकोटे का ऐसा बताते हैं कि अजमेर दुर्ग के ध्वस्त होने के बाद, थोड़ा बहुत टूटने के बाद, या फिर थोड़ा सा स्क्रैच होने के बाद इसके प्रकोटे का निर्माण करवाया था, या थोड़ा बहुत निर्माण करवाया था, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीर्णोद्वार। क्या बोलते हैं? जीर्णोद्वार। ये किसने करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने। ग्यारह सौ 13 ईस्वी में जैसे ही अजमेर दुर्ग का निर्माण करता है। अजमेर दुर्ग कहां पर बनाया था? गढ़बिरली पहाड़ी पर बनाया था, गिरि दुर्ग बोला जाता है। इसके अन्य नाम मैंने आपको बता दिए। अब पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इसका इसके परकोटे का निर्माण करवाता है, या थोड़ा बहुत निर्माण करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसमें, अब इसकी पत्नी थी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, उस पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। और ताराबाई की स्मृति में नाम रखा, क्या नाम रखा दोस्तों? तारागढ़। इसीलिए इसको तारागढ़ दुर्ग भी बोला जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया, आपको पता होगा पृथ्वीराज सिसोदिया कौन थे? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक तो नहीं बन पाए थे, इनके शासक थे, बड़े भाई थे, जिनका नाम था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के छोटे भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया। इनकी छतरी बनी हुई है कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो 12 खंभों की छतरी है, याद रखना बेसिक से। 12 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इनकी बनी हुई है पृथ्वीराज सिसोदिया की। उड़वा पृथ्वीराज या धावक पृथ्वीराज भी बोला जाता है इनको, क्योंकि बिल्कुल घोड़े की तरह तेज दौड़ते थे, घोड़े को भी पीछे छोड़ देते, इसलिए इनको धावक पृथ्वीराज भी बोला जाता था। ये कहानी रही दोस्तों अजमेर दुर्ग की, जो इसमें डिटेल से मैंने बता दी। अब इसके बात करते हैं अजमेर दुर्ग की थोड़ी बात। अजमेर दुर्ग के अंदर मीरा साहब की दरगाह भी स्थित है। कहां पर? अजमेर दुर्ग के अंदर मीरा साहब की दरगाह भी स्थित है। मीरा साहब की दरगाह के जस्ट पास में ही विश्व की या भारत की एकमात्र घोड़े की मजार स्थित है। मीरा साहब की दरगाह के जस्ट समीप में, जस्ट पास में ही घोड़े की मजार स्थित है, जो कहां पर स्थित है दोस्तों? 1113 ईस्वी में बने अजमेर दुर्ग के जस्ट पास में है, इसके अंदर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना घोड़े की मजार कहां पर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में, यानी कि जिब्राल्टर जिसको बोला गया है, यानी कि अजमेर के दुर्ग में स्थित है। मीरा साहब के दुर्ग में स्थित है। मीरा साहब कौन थे? तो ये
मीरा साहब की जो दरगाह बनी हुई ना, ये एक तारागढ़ का जो तारागढ़ दुर्ग है, यहाँ पे तारागढ़ के प्रथम मुस्लिम गवर्नर जनरल थे मीर सैयद हुसैन, उनकी स्मृति में बनाई गई है। यानी कि इनकी दरगाह है, इनके नाम पर ही रखी थी मीरा साहब की दरगाह, और इनके पास में ही बनी हुई है घोड़े की मजार स्थित, विश्व की एकमात्र घोड़े की मजार स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों इसको। अब बात करते हैं आगे, जो मैंने अभी बोला है उसको लिख देते हैं अपन, ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई आपके प्रॉब्लम नहीं रहे। देखो, अजमेर दुर्ग था, अजमेर दुर्ग की अपन बात कर रहे थे। अजमेर दुर्ग में ही मीरा साहब की दरगाह स्थित है। कौन सी दरगाह स्थित है? मीरा साहब की दरगाह, मीरा साहब की दरगाह स्थित है, इन्हीं के पास में, नजदीक, नजदीक एकमात्र एकमात्र घोड़े की मजार स्थित है। यानी कि आप कह सकते हैं कि घोड़े की मजार कहां पर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर? अजमेर में स्थित है। किसके नजदीक स्थित? मीरा साहब की दरगाह के स्थित है। मीरा साहब इनकी मीरा साहब की बात करते हैं तो ये प्रथम अजमेर के अजमेर दुर्ग के प्रथम मुस्लिम गवर्नर, जिनका नाम मीर सैयद हुसैन। मीर सैयद हुसैन थे दोस्तों, इन्हीं की दरगाह बनी हुई, मीर साहब की दरगाह, मीर सैयद हुसैन की दरगाह है वो। इनके नजदीक में घोड़े की एकमात्र मजार स्थित है, और ये कहां पर स्थित है? अजमेर दुर्ग की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ताकि एक बात करते हैं। चलो इधर ही कर लेते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, लिख लो पहले इसका। मिटा दो दोस्तों। देखो, अब बात करते हैं अजय राज चौहान की। अजय राज चौहान की बात करते हैं दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों सोमलेखा। क्या नाम था? सोमलेखा। सोमलेखा को ही सोमलवती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोमलवती। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सोमलेखा लिखा जाए तब भी अजय राज चौहान की पत्नी का नाम है ये, और सोमलवती भी कौन है? अजय राज चौहान की पत्नी का नाम है। इसके नाम पर थोड़ी बहुत बातें हैं, इसके नाम पर। ये जो रानी है, एकमात्र रानी, एकमात्र रानी, जिनके नाम पर, एकमात्र नहीं प्रथम, राजस्थान की प्रथम रानी, जिनके नाम पर सिक्के
या मुद्राएं चली? किनके नाम पर चली दोस्तों? अजयराज चौहान की पत्नी का नाम है सोमलेखा, सोमलवती बोला जाता है। राजस्थान की प्रथम रानी है जिनके नाम पर क्या चले थे? सोने के सिक्के चले थे या फिर मुद्राएं चली थी। ये जैसे मुद्राएं बनी हुई है, देखो मुद्राएं, इस तरह से मुद्राएं बनी हुई है, ये मुद्राएं बना दी मैंने, और इन पर क्या लिखा हुआ है? सोमलेखा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सोमलेखा। और अजयराज ने अपने नाम पर भी सिक्के चलाए थे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या आ जाता है यहाँ पर? पत्नी की, जो पत्नी है वो राजस्थान की प्रथम रानी थी, इसीलिए इनके नाम पर सिक्के और मुद्राएं चली। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सोमलेखा के नाम पर ही सिक्के चले थे, अजयराज की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है अजयराज चौहान के बारे में। देखो अब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अजयराज चौहान की, अजयराज चौहान ने, अब सुनना, अजयराज चौहान ने गजनी मुस्लिम, गजनी, अजयराज चौहान ने गजनी मुस्लिमों के आक्रमणों को रोका। और अजयराज चौहान को अजयराज चक्री राजा भी बोला जाता है, या चक्रवर्ती सम्राट या राजा। अजयराज चौहान को दोस्तों, चौहानों के, जो चौहान वंश था, उनके साम्राज्य का निर्माण काल भी बोला जाता है अजयराज चौहान के काल को। अजयराज चौहान के काल को, यानी कि अजयराज चौहान का जो काल था ना, उसके काल को चौहानों के वंश के साम्राज्य का काल, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से चौहानों का जितना भी साम्राज्य स्थापित हुआ था वो अजयराज चौहान से ही शुरू होता है, क्योंकि इसने दुर्ग का निर्माण भी करवाया था और अजमेर नगर की स्थापना भी करवाई थी, इसलिए इनका निर्माण काल माना जाता है दोस्तों। अजयराज चौहान ने गजनी मुस्लिमों के आक्रमण को परास्त किया था, इनको पराजित किया था, तथा इसे चक्रवर्ती सम्राट भी बोला जाता है, चक्रवर्ती राजा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एक चक्र बनकर दुश्मनों को परास्त किया था, वहां से इन्होंने युद्ध किए थे और खटाक से परास्त करता जा रहा था, चक्रवर्ती सम्राट के नाम से ही बोला जाता है, इसीलिए इनको अजयराज चौहान चक्री राजा भी बोला जाता है। ये हुई बात दोस्तों अजयराज चौहान की। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 1133 की बात होती है। 1133 में इनके पुत्र का, जो अर्णोराज चौहान इनके पुत्र का नाम रहता है, वो यहाँ का शासक बन जाता है अजमेर का। लेकिन 1130 में ही ये अजयराज चौहान अपने पुत्र को जो घोषित कर देते हैं राजा, और वहां से साम्राज्य उनको दे देते हैं अर्णोराज चौहान को, और यहाँ से चले जाते हैं, पुष्कर रहने लग जाते हैं 3 साल, और 1133 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं अर्णोराज चौहान की। मिटा दूं दोस्तों? देखो अब शासक बनता है कौन दोस्तों? अर्णोराज चौहान। कौन बनता है? अर्णोराज चौहान। शासन क्या क्या रहता है इसका? 1133 ईस्वी से 1155। याद आराम से रह जाएगा, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 55 है, जहां पर डबल आए वो कौन है? अर्णोराज चौहान। आराम से याद रख सकते हैं 33-55। ठीक है दोस्तों, पहले 55-55 साबुन भी आता था ना, उससे याद रख सकते हैं। 33-55 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब अर्णोराज की बात करते हैं दोस्तों। देखो ज्यादा कुछ है नहीं अर्णोराज के बारे में। इनके 2 दरबारी कवि थे, 2 दरबारी थे इनके, तो उन दरबारी के बारे में नाम देखो, इनका नाम का जिक्र होता है दरबारी। पहले का नाम था धर्मघोष, और दूसरे का नाम है देवघोष।
क्या नाम है दोस्तों? अर्णोराज चौहान के दो दरबारी रहते हैं, धर्म घोष, देव घोष। अब इनके बात करते हैं और दोस्तों, इनके पुत्र का नाम रहता है पुत्र जगदेव चौहान। क्या नाम है? जगदेव चौहान। जगदेव चौहान शासक बनता है कुछ समय के लिए अर्णोराज चौहान के बाद, और ये जगदेव चौहान जो है वो अपने पिता अर्णोराज चौहान की हत्या कर देता है और प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है चौहान वंश का। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि इनके पुत्र का नाम जगदेव चौहान। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं अपन, पिता अर्णोराज चौहान की हत्या कर देता है, कौन कर देता है दोस्तों? जगदेव चौहान, जो कि कौन रहता है? पुत्र रहता है अर्णोराज चौहान का, और अपने पिता की हत्या कर देता है। और जगदेव चौहान को चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक भी बोला जाता है। जोधपुर के पितृहंता शासक की बात करें अपन, ऐसे ही बहुत सारे जिन्होंने ऐसे पुत्र हुए हैं दोस्तों इतिहास में जो अपने पिता को मारकर शासक बने थे। जैसे जगदेव चौहान चौहानों का पितृहंता शासक कहलाता है पहला। इसके बाद जैसे अपन जोधपुर की बात करें, मैंने जोधपुर में पढ़ाया था, तो जोधपुर में भी कौन था जिसने अपने पिता की हत्या करी थी? तो मालदेव का नाम आता है। इतिहासकार के अनुसार मालदेव भी जो है वो अपने पिता की हत्या करके, गंगा सिंह की हत्या करके शासक बना था। कहाँ का? जोधपुर का। वही जो पितृहंता शासक, पितृहंता का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, जो अपने पिता की हत्या कर देता है और शासक बन जाता है, वो क्या कहलाता है? पितृहंता शासक कहलाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों अर्णोराज चौहान की, तो इनकी उपाधियां जो इन्होंने धारण की थी, उपाधियां किसी ने दी नहीं, ऐसा इतिहास में नाम नहीं आता कि ये उपाधि किसने दी थी, इन्होंने ही धारण करी थी। जैसे पहली उपाधि इन्होंने धारण करी महाराजा धीराज। दूसरी उपाधि इन्होंने धारण करी थी परम भट्टारक। तीसरी उपाधि इन्होंने करी थी परमेश्वर की। आराम से याद रख सकते हैं आप, पहला अक्षर याद रख लेना एम और MPP याद रह जाएगा। MPP से, M से मतलब महाराजा धीराज, P से परम भट्टारक और P से परमेश्वर। जहां पर इन तीनों की उपाधि आ जाए वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि याद रख सकते हो आप, MPP से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात है अर्णोराज चौहान की, जो उपाधियों की बात कर चुका हूं मैं, यहाँ पर पुत्र की बात कर चुका हूं, और दरबारी धर्म घोष और देव की की बात करते हैं। इसके बाद अर्णोराज की बात करें पर इनकी पत्नियों के नाम के बारे में, इनकी पत्नियों के बारे में, पत्नियां। देखो दोस्तों, जितने भी महाराजा हुए ना, जितने भी महाराजा होते थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां रहती थी, बहुत सारी रानियां रहती थी। लेकिन इतिहासकारों में या इतिहास में उन्हीं पत्नियों के जिक्र होता है या उन्हीं पत्नियों का नाम होता है जिनका कुछ योगदान रहता है, जिनकी कुछ कहानी रहती है, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं अर्जित करते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा जाती है। उन पत्नियों के बारे में या उन रानियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो अर्णोराज चौहान है, उनमें से दो पत्नियों के नाम में लिखूंगा यहाँ पर। पहले का लिखा मैंने कांचन देवी, और दूसरी का लिखा मैंने देवल देवी। कांचन देवी जो है वो सिद्धराज की पुत्री रहती है, सिद्धराज जय सिंह की पुत्री। चालुक्य राजा रहता है ये सिद्धराज जय सिंह, इसकी पुत्री रहती है कौन? कांचन देवी। और जो देवल देवी है ये कुमारपाल, चालुक्य राजा कुमारपाल की बहन रहती है। अब दोस्तों बात ये रहती है कि इन दोनों की शादी कैसे होती है, इसके पीछे की कहानी है, अर्णोराज से क्या होता है।
देखो कांचन देवी जो है वो सिद्धराज, सुनना आराम से, कांचन देवी कौन है? सिद्धराज जय सिंह की पुत्री है। सिद्धराज कौन है? चालुक्य चौहान राजा है, कहाँ का? गुजरात के चालुक्य राजा की पुत्री रहती है ये, जिसका नाम रहता है कांचन देवी। होता यह है कि इन दोनों के बीच, अनुराज और सिद्धराज के बीच जय सिंह के मध्य संघर्ष चलते रहते हैं, और संघर्ष इतना चलता रहता है कि ये यहाँ पर आ जाता है और युद्ध लड़ने लग जाते हैं, और युद्ध इतना भयानक हो जाता है कि इनके बीच सॉल्यूशन नहीं निकलता कि क्या करें। तो इन दोनों के बीच मध्य होती एक संधि होती है, और इस संधि के मध्य ये प्रस्ताव रखा जाता है कि आपस में रिश्ते अच्छे हो जाएं, और आपस में रिश्ते इनाम भी देंगे, ये इधर से कुछ देगा, वो इधर से कुछ देगा। और अर्णोराज चौहान जो है वो जय सिंह को पराजित कर देते हैं, जय सिंह को पराजित कर देते हैं, और जय सिंह जो है इनसे संधि करने के लिए बोलता है, और संधि ये होती है कि इनकी पुत्री का विवाह किससे होगा? अर्णोराज चौहान से होगा। और जो अर्णोराज चौहान की पत्नी रहती है वो कांचन देवी, ऐसे इनका विवाह हो जाता है। कांचन देवी का विवाह किससे हो जाता है? अर्णोराज का, जो कौन रहती है? सिद्धराज की पुत्री रहती है। दूसरी बात करते हैं अपन देवल देवी की, जो कि चालुक्य राजा रहता है, कुमारपाल की बहन रहती है। अब इनका विवाह देवल देवी का, इनकी बहन रहती देवल देवी का विवाह किससे होता है? अर्णोराज चौहान से होता है। लेकिन इनकी कहानी इस तरह से है दोस्तों, इतिहासकार ये बताते हैं कि अर्णोराज चौहान और देवल देवी एक बार कुछ खेल खेल देते, खेल खेल में ही वो एक दूसरे की, अपने परिवार की, यानी कि जैसे अपने शासक की या फिर अपने जाति के लोगों की, जो करते हैं ना कि लेडीज में एक प्रचलन रहता है कि अपने परिवार की तारीफ करेंगे और ये अपने परिवार की तारीफ करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में गणना करने लग गए थे, विरोध करने लग गए थे कि आपका फैमिली ऐसी है, आपकी ये फैमिली ऐसी है, ये फैमिली ऐसी। तो अर्णोराज भी इनके बारे में बोलने लग गया था कि देवल देवी तुम्हारे परिवार ऐसा है, तुम्हारा वंश ऐसा है, तुम्हारे ये सब कुछ ऐसी ही बुरा है। और जो इधर से फोन लगाती देवल देवी, अपने परिवार में फोन लगाती थी, अपने घर पे फोन लगाती थी, और ये बात बताती थी कि मेरे पति तो अर्णोराज अपने परिवार के बारे में बुराया करते हैं। और ये देवल देवी जो जैसे ही चालुक्य कुमारपाल को बताती है, तो कुमारपाल युद्ध के लिए आ जाता है अर्णोराज से, युद्ध लेने के लिए, और वो वहां से माउंट आबू आ जाता है, और माउंट आबू में अर्णोराज और कुमारपाल के मध्य भयानक युद्ध होता है, और अर्णोराज पराजित हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं दोस्तों? अर्णोराज पराजित हो जाते हैं और अपनी हार मान लेते हैं, और अर्णोराज यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो ये अपनी पत्नी को बोलते हैं कि यार कुछ तो बता, मैं तो यहाँ से, मेरे तो भारी पड़ रहा है तुम्हारा भाई, क्या करें? तो वो संधि करने के लिए बोलते हैं, और संधि ये होती है कि अर्णोराज की जो पुत्री रहेगी उसका विवाह किससे होगा? कुमारपाल के साथ होगा। इनकी पुत्री का विवाह करवा देता है इधर, और कुछ हाथी और कुछ घोड़े और कुछ किले, छोटे मोटे जो जागीर है वो भी प्रदान करते हैं, और ये संधि का एक सॉल्यूशन निकलता है और दोनों के मध्य शांत का माहौल हो जाता है। ये बात हुई दोस्तों पुत्री, दरबारी उपाधि और पत्नियों की। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसके मध्य, कहानी समझ में आएगी कांचन देवी और देवल देवी का नाम यहाँ पर क्यों लिखा मैंने, और क्या इनके मध्य क्या कहानी है। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसको लिख लीजिए। मिटा दो दोस्तों। अब लास्ट इंपोर्टेंट एक बात होती है अर्णोराज के शासनकाल में कि और क्या हुआ था। आपको पता होगा अर्णोराज के नाम पर अब देखो दोस्तों, बात करते हैं अर्णोराज चौहान की। इन्होंने निर्माण करवाया था, अर्णोराज चौहान के निर्माण करवाया, पहली बात करें, आना सागर झील का निर्माण कराया। आना सागर झील, आना सागर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों अपने ही नाम पर, क्योंकि अर्णोराज को आपको पता होगा, अर्णोराज को क्या बोलते हैं? आनाजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आनाजी। और अपने ही नाम पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये देखो, ये जैसे झील बन गई, और यहाँ पर कुछ दरे बने हुए हैं, कुछ मंदिर टाइप बने हुए हैं, महल भी बना सकते हैं, बस छोटे महल बने हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, और ये यहाँ पर दीवार लगा दी, यहाँ पर जाली वगैरह लगा रखी, येलो जाली लग गई, और ये पानी, और यहाँ पर ये रास्ता है, और ये गार्डन है यहाँ पर। ये झील बन गई, कौन सी झील? आना सागर झील, ये झील बन गई। ठीक है दोस्तों, अब ये झील का निर्माण क्यों करवाया था? रीजन क्यों करवाया? तुर्की आक्रमणकारी को
परास्त कर, तुर्की आक्रमणकारी को परास्त करके उसकी खुशी में बनवाया था, आना सागर झील का निर्माण करा था। अब इसमें जो पानी है, ये पानी ये कहाँ से आता है दोस्तों? तो ये चंद्रा नदी है यहाँ पर बहने वाली, चंद्रा नदी से पानी आता है। इस झील की बात करें दोस्तों, ये झील कौन सी? मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है दोस्तों? मीठे पानी की झील है। और इस आना सागर झील को मुस्लिमों की गंगा भी कहते हैं, मुस्लिमों गंगा भी बोलते हैं। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अर्णोराज चौहान ने करवाया था। तुर्की आक्रमणकारी को परास्त किया था, उनको हराया था, और इसके उपलक्ष्य में इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और इस झील में जो पानी आता है वो चंद्रा नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का पानी आता है दोस्तों? चंद्रा नदी। ये अजमेर में बहने वाली एकमात्र नदी है चंद्रा नदी, जिसका पानी आता है कहाँ पर? आना सागर झील में। मीठे पानी की झील है और मुस्लिमों की गंगा भी बोला जाता है। अब इसके बात करते हैं, ये कहाँ की बात हुई? झील की। अब इसके नीचे क्या बने हुए इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें दोस्तों एक पहले इधर की बात कर लेते हैं। एक सुभाष उद्यान बना हुआ है, वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान वर्तमान। प्राचीन की बात करें, प्राचीन में क्या नाम था इसका? दौलत बाग। यानी कि एक गार्डन बना हुआ है जिसका नाम क्या है? दौलत बाग है। अभी वर्तमान में ये सुभाष उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। इस दौलत बाग का, यानी कि जस्ट आप झील के नीचे देखेंगे तो एक बड़ा सा गार्डन दिखेगा आपको। उस गार्डन का निर्माण करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था? ये जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? जहांगीर ने। और इसी के नजदीक में, जस्ट इसी के नजदीक में 5-12 दरी बने हुए हैं, 5-12 दरी बने हुए हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों, लेकिन कहानी में इतना इंटरेस्ट आएगा नहीं आपके कि कैसे करवाया था, लेकिन आप याद रख सकते हैं आराम से कि शाहजहां ने। मैं तो आपको एक बात बताता हूं, आराम से याद रखना, जहां जहां जहांगीर जाएगा ना, वहां वहां शाहजहां जरूर आएगा। जहांगीर ने जैसे ही शादी करी, शाहजहां ने भी वैसे ही शादी करी थी, चाहे उम्र कितना भी फासला हो, कितना भी डिफरेंट हो। जैसे ही शाहजहां ने निर्माण करवाया, जैसे ही जहांगीर ने निर्माण करवाया, वैसे ही शाहजहां ने निर्माण करवाया। जस्ट पास में शाहजहां जहांगीर दोनों आपस में एक दूसरे के समकालीन चलते रहते हैं, यानी कि होड़ थी इनके पीछे कि मेरे पिता ने यह करवाया तो बेटा क्यों पीछे रहेगा। अब शाहजहां ने, जो जहांगीर यहाँ आया और अपनी सुभाष उद्यान का, यानी कि वर्तमान नाम बोलते हैं, पहले दौलत बाग का निर्माण करवाया था, एक गार्डन बना हुआ है, उसका वर्तमान नाम जो है वो सुभाष उद्यान ने निर्माण करवाया था। किसने? जहांगीर ने। याद रखना, 5-12 दरी, एक बैठने की व्यवस्था, एक तरह से 5-12 दरी एक संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है ये। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। ये आना सागर झील की मैंने जो आपको चित्रण बताया, इस तरह से तुर्की आक्रमणकारी, याद रखना, तुर्की आक्रमणकारी को परास्त करके इसके उपलक्ष्य में बनाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसमें पानी कहाँ के नदी का आता है? चंद्रा नदी के पानी आता है। लिख लीजिए पहले इसको, फिर इसके बाद एक छोटी सी बात करेंगे, फिर अर्णोराज को खत्म करेंगे अपन। मिटा दो दोस्तों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अपन बात कर रहे थे निर्माण की, पहली निर्माण की बात हो गई थी आना सागर झील की। अब दूसरा, इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किसकी बात करेंगे अपन? वराह मंदिर की। कहां पर करवाया था दोस्तों? ये पुष्कर में। इसमें बात करते हैं, कुछ समर्पित है ये किनको? भगवान विष्णु को। इसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि टूट गया था ये, तो इसके बाद थोड़ा सा निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार। किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इनका भाई था एक।
महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, इन्होंने इनका निर्माण कराया था, वरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और इसमें जो मूर्ति थी ना विष्णु, भगवान विष्णु की, तो जहांगीर ने वो मूर्ति तुड़वा दी थी। जहांगीर ने मूर्ति को तुड़वाकर पुष्कर झील में फिकवा दिया। पुष्कर झील में फिकवा दिया। ठीक है दोस्तों, आना सागर झील का, इसका शासन नहीं लिखा आपने, कब निर्माण करवाया था, कब सन लिखना ना इसका, 1137 ईस्वी में निर्माण करवाया था आना सागर झील का। याद रखना, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। वरा मंदिर का जो पुष्कर में स्थित है, समर्पित है भगवान विष्णु को, जीर्णोद्धार किसने कराया था? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने। बाद में भी निर्माण करवाया था इसका जीर्णोद्धार, बाद में भी जो डेवलप हुआ था तो वो करवाया था सवाई जय सिंह ने, जो कि आमेर के शासक रहते हैं, जयपुर के शासक रहते हैं सवाई जय सिंह, उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में पहले शक्ति सिंह ने करवाया था। याद रखना, शक्ति सिंह ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था। और जहांगीर ने मूर्ति को क्या फिकवा दिया था? पुष्कर नदी में फिकवा दिया था। और इस वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। दोस्तों यहाँ तक बात होती है आना जी की, यानी कि अर्णोराज की। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे से बात करेंगे। लाइक कमेंट जरूर कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, और अच्छी क्लास लगी हो आपको तो लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।